नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर 14 जो कि आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो इसके हम लोग सेट 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए। इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन जो आपका दो ग्रुप में बनता है, ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम के लिए जो तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है। मैं ये हर वीडियो में इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि इनका वेटेज जो ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से और अच्छे तरीके से तैयार करें और अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है 1 का जो ए नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, यानी कि यूरोपीय उपनिवेशीकरण से क्या अभिप्राय है। तो यूरोपीय उपनिवेशीकरण का अर्थ है कि यूरोप के देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अनेक क्षेत्रों पर जो है अधिकार स्थापित कर वहां अपने उपनिवेश बनाए तथा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यूरोपीय उपनिवेशीकरण होता क्या है, तो यूरोप के देशों द्वारा, यानी कि अगर सिंपल यहाँ उपनिवेशीकरण रहता तो किसी देश का लिखते, किसी देश के कारण, लेकिन यहाँ पर यूरोप के बारे में पूछा गया, तो यूरोपीय उपनिवेशीकरण के बारे में पूछा गया। तो यूरोप के देशों द्वारा दूसरे देशों पर कब्जा करके वहाँ पर अपना शासन स्थापित करना ही जो आपका यूरोपीय उपनिवेशीकरण कहलाता है। और वही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। यूरोपीय उपनिवेशीकरण का अर्थ है कि यूरोप के देशों ने, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अनेक क्षेत्रों पर जो अधिकार स्थापित कर लिया। तो यही चीज़ें, यानी कि किसी दूसरे देश पे आपने शासन करना, यानी कि अधिकार हासिल करना, स्थापित करना, यही आपका उपनिवेशीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे, और वे जो 1789 से 1797 तक राष्ट्रपति रहे। उन्होंने जो स्वतंत्र अमेरिका की पहली सरकार का सफल नेतृत्व किया और राष्ट्र के विकास की मजबूत नींव रखी। और जो है जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति तो थे ही, लेकिन और जो उन्हें जो है अमेरिकी राष्ट्र का जनक भी कहा जाता है। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो कि आपके अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इन्हें जो है अमेरिकी राष्ट्र का भी जनक कहा जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वार इज नॉन एज द अमेरिकन सिविल वार, यानी कि किस युद्ध को जो अमेरिकी गृह युद्ध कहा जाता है। तो गृह युद्ध क्या होता है, तो गृह युद्ध होता है कि एक ही देशों के लोगों या राज्यों के बीच लड़ा जाता है, यानी कि अपने ही देशों में लड़ने वाला युद्ध जो है आपका गृह युद्ध कहलाता है। और अमेरिका में जो 1861 से 1865 तक जो उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच जो युद्ध हुआ, इसलिए जो इसे जो अमेरिकी गृह युद्ध कहा जाता है। यहाँ पर इसका उत्तर है 1861 से 1865 के बीच जो है संयुक्त राज्य के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच लड़े गए युद्ध को जो है अमेरिकी गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध यानी कि आपस में ही लड़ना। इसके बाद यह युद्ध जो है मुख्यतः दास प्रथा और राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर हुआ था, यानी कि दास प्रथा को खत्म करना था। और दास प्रथा होता है क्या कि किसी से आप जो गुलामी बना के काम करवाते हैं, यानी गुलाम बना के काम करवाते थे, ये आपका जो दास प्रथा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म, यानी कि पृथकवाद की नीति क्या है। तो पृथकवाद अमेरिका की वह विदेश नीति थी जिसके अनुसार जो है वह यूरोप के राजनीतिक विवादों और युद्धों से दूर रहकर अपने राष्ट्रीय हितों तथा आंतरिक विकास पर अधिक ध्यान देता था। तो पृथकवाद होता क्या है, तो पृथकवाद का मतलब है कि दूसरे देश के झगड़ों और युद्धों से दूर रहना, यानी कि दूसरे देश से नहीं उलझना, दूसरे के देश से जो है झगड़ों से दूर रहना। और अमेरिका जो है लंबे समय तक जो यूरोप के युद्धों और राजनीतिक मामलों में भाग नहीं लेना चाहता था, यानी कि हिस्सा नहीं लेना चाहता, और वह जो अपने देश के विकास, व्यापार और सुरक्षा पर अधिक ध्यान देता था। तो यही जो आपका पृथकवाद है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड। तो द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। जर्मनी के आत्मसमर्पण और जापान पर जो हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने भी आत्मसमर्पण किया, जिससे जो युद्ध समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका चला था
1939 से लेके 1945 तक जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से 1945। और यह युद्ध जो है 6 वर्षों तक चला, यानी कि 6 साल तक चला। और 1945 में जो पहले ने जर्मनी ने जो है हार मान लिया, यानी कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद जो अमेरिका ने जो है जापान में जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए, और जिससे जो है जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और जो युद्ध समाप्त हो गया, यानी कि युद्ध खत्म हो गया, जापान ने भी हार मान लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द अर्ली अमेरिकन कॉलोनीज। तो प्रारंभिक अमेरिकी उपनिवेशों की राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो प्रारंभिक अमेरिकी उपनिवेशों के आपको राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बताना है। तो ये जो है आपका उस समय की बात करें जब अमेरिका जो स्वतंत्र देश नहीं था, बल्कि जो इंग्लैंड के जो 13 उपनिवेश थे, और इसलिए वहाँ की राजनीतिक संस्थाएं भी इंग्लैंड से व्यवस्था से प्रभावित थी। तो इसी के बारे में आपको प्रारंभिक अमेरिका के बारे में उपनिवेशों की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बताना है। तो इसको देख लेते हैं। तो प्रारंभिक अमेरिकी जो उपनिवेशों में राजनीतिक संस्थाओं का विकास जो है मुख्य रूप से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से प्रभावित था, और इन उपनिवेशों में ऐसी संस्थाएं बनेगी जिनका उद्देश्य प्रशासन चलाना, कानून बनाना तथा लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था। और इन्हीं संस्थाओं ने आगे चलकर अमेरिकी लोकतंत्र की नींव रखी। सबसे महत्वपूर्ण संस्था गवर्नर का पद था, यानी कि गवर्नर की नियुक्ति सामान्यतः जो है इंग्लैंड के राजा द्वारा की जाती थी, और वह उपनिवेश का सर्वोच्च प्रशासक होता था और कानून लागू करने, प्रशासन चलाने तथा सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करता था। तो गवर्नर का क्या काम रहता था, ये जो पद था गवर्नर का पद, तो इसका था कानून लागू करना, प्रशासन को चलाने के लिए और सुरक्षा बनाए रखने का काम था, ये गवर्नर का काम था। इसके बाद दूसरी प्रमुख जो संस्था थी विधानसभा थी, यानी कि कॉलोनियल असेंबली थी। इसके सदस्य जो है स्थानीय जनता द्वारा चुने जाते थे, यानी कि लोकल जो जनता थे, लोकल जो लोग थे, उनके द्वारा ये चुना जाता था। और यह संस्था जो कर लगाने, यानी कि टैक्स लगाने, स्थानीय कानून बनाना, यानी कि स्थानीय कानून तथा जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखने का कार्य करती थी। ये जो है सरकार मतलब कि स्थानीय जो जनता थे उनकी समस्याएं जो सरकार के सामने पेश करती थी, ये इनका काम होता था संस्था, यानी कि विधानसभा का। और इससे जो लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर मिला। तीसरी संस्था है गवर्नर की परिषद, यानी कि गवर्नेंस काउंसिल थी, और यह जो है परिषद गवर्नर को प्रशासनिक और कानूनी मामलों में सलाह देती थी, यानी कि इसे एडवाइस देती थी, सलाह देती थी। कई बार जो यह उच्च सदन और न्यायिक संस्था के रूप में भी कार्य करती थी। इसके बाद उपनिवेशों में जो है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी विकसित हुई। नगरों और गांवों में स्थानीय सभाएं आयोजित होती थी, जहां नागरिक अपने क्षेत्र से जुड़े निर्णय स्वयं लेते थे, और विशेष रूप से न्यू इंग्लैंड के उपनिवेशों में टाउन मीटिंग की परंपरा बहुत लोकप्रिय थी। और इन राजनीतिक संस्थाओं के कारण जो है लोगों में प्रतिनिधित्व, स्वशासन, कानून का सम्मान और लोकतांत्रिक विचारों का विकास हुआ। अब बाद में जो यही संस्थाएं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संयुक्त राज्य अमेरिका की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आधारशिला बनी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्पेनिश अमेरिकन वार। स्पेनी अमेरिकी युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोनों युद्ध के बारे में बताना है, स्पेन और अमेरिका के बीच का। तो यह युद्ध जो होता था, यह युद्ध अमेरिका के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो अमेरिका जो है एक जो साम्राज्यवादी शक्ति बन गया था, यानी कि इम्पेरियल पावर बन गया था इस युद्ध के बाद, स्पेनी अमेरिका के युद्ध के बाद। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो स्पेनी अमेरिका युद्ध, यानी कि स्पेनिश अमेरिकन वार जो है वर्ष 1898 में संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन के बीच लड़ा गया, यानी कि इन 200 अमेरिका और स्पेन के बीच लड़ा गया यह युद्ध। और इस युद्ध का मुख्य कारण था क्यूबा के स्वतंत्रता आंदोलन, स्पेन की दमनकारी नीतियां तथा यूएसएस मैन युद्धपोत का विस्फोट था। और अमेरिका ने क्यूबा की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। और यह युद्ध जो है लगभग 4 महीने तक चला, और इससे में जो है अमेरिका की निर्णायक विजय हुई, यानी कि अमेरिका इस युद्ध में जीता। और यह युद्ध जो है 4 महीनों तक चला। और युद्ध के बाद जो पेरिस की संधि, यानी कि ट्रीटी ऑफ पेरिस 1898 ये यानी कि पेरिस की संधि 1898 के अनुसार स्पेन ने जो है फिलीपींस, गुआम और प्यूर्टो रिको अमेरिका को सौंप दिए तथा क्यूबा जो स्पेन के नियंत्रण से मुक्त हो गया। और इस विजय के बाद अमेरिका का राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव तेजी से बढ़ा तथा वह जो है एक प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। इसलिए जो है स्पेनी अमेरिका युद्ध अमेरिका के इतिहास की एक जो महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है।
इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में। ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ आप स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बटन मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन नॉर्थ अमेरिका एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडिजीनियस पीपल। तो उत्तरी अमेरिका में जो यूरोपीय उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तथा उसके मूल निवासियों पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो जो भी यूरोपीय लोग थे अमेरिका में जो बस गए थे, तो इन पे इस क्यों बसे थे, इनकी प्रक्रिया के बारे में बताना है। और जो वहाँ के यानी कि यूरोपीय लोग जो अमेरिका उत्तरी अमेरिका में बसे यानी कि जो उपनिवेश करके आए, तो इसमें मूल निवासियों के अमेरिका के मूल निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स टू द सक्सेस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो अमेरिकी क्रांति की सफलता में क्रांतिकारी समूहों के योगदान की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन सिविल वार इन द पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक एवं सामाजिक विकास में अमेरिकी गृह युद्ध के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राजनीतिक और सामाजिक विकास में अमेरिकी गृह युद्ध का क्या महत्व है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, एवेल्युएट द अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनर्निर्माण की उपलब्धियों एवं सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर जो आपका है 8, एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ आइसोलेनिज्म एंड एडोप्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई पृथकतावादी नीति की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। जहाँ तक ये आपका सेट 3 था। मेजर पेपर जो 14 था आपका हिस्ट्री के लिए, यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26, तो उसके लिए यह वीडियो था। तो हम लोगों ने जो है टोटल जो है 1, 2, 3 यानी कि 3 सेट आपका कंप्लीट हो गया और आप 3 सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हालांकि अभी टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो पहले ही बनाता लेकिन जो है घर में जो बहुत काम पड़ जाता था, इसलिए जो है मैं नहीं बना पाया था। तो इसलिए अभी मैंने रात में अपलोड कर दिया। और आज जो है आज जो सुबह से नेट ही नहीं चल रहा था इधर, यहाँ मतलब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आज नेट ही नहीं चला था, तो इसलिए कोई काम नहीं हो पाया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।